हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। आगामी आरओ परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आपके सामने कुछ सेशंस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन होने वाला है वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का होगा, क्योंकि इस बार जो पैटर्न है एग्जाम का वो थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा बढ़ेगा, है ना। अभी तक जो खबरें आ रही है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का पोर्शन 50 मार्क का होने वाला है और वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों की एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छी है, ठीक है ना, वो लोग घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जिनकी एप्टीट्यूड रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा वीक है, उन लोगों को ये समझ लेना जरूरी होगा कि एग्जाम में सिलेक्शन बिना एप्टीट्यूड और रीजनिंग के नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को उन चीजों से अवगत कराएं जिनके माध्यम से आपको ये पता चल सके कि हाँ, एप्टीट्यूड रीजनिंग को किस तरीके से पढ़ना है, किस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का सेक्शन है उसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ये जो पोर्शन है 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इनको किस तरीके से हैंडल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहाँ पर कि 2 घंटे के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना, तो टाइम लिमिट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे जिनमें एप्टीट्यूड रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पर पूछा गया होगा, और धीरे धीरे फिर पूरा सेशन हम यहाँ पर आरओ का पूरा बैच यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगना होगा। तो सबसे पहले आपको विभाजक पता होने चाहिए। विभाजक होते क्या है? विभाजक या डिविजर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है डिविजर या विभाजक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 12 दिया गया है, तो इसके अगर हम डिविजर्स की बात करें तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन डिविजर्स का जो सम होगा वो दिए गए नंबर से क्या होने चाहिए? दुगने होने चाहिए। मान लीजिए इनका सम अगर 24 के बराबर है तो हमारा आंसर यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम जोड़कर देखें तो 3 और 2 5 और 1 6 4 10 16 और 12 28, तो ये 28 हो रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो हमें वो संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है जिसमें डिविजर्स का सम संख्या से दुगना हो। तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पर तो 28, अगर हम इसके डिविजर्स की बात करें तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, इसके बाद 4 7 14 और 28 अपने आप तो डिविजर होगा ही। तो जब हम इसका सम करेंगे तो 7 7 14 28 प्लस 28 56, सम कितना आएगा इसका? 56 आएगा, है ना। तो इस संख्या से इसको कंपेयर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 यानी दुगना है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ठीक है, तो अगर हम संख्याओं को गौर से देखें तो 196 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 14 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? तो अगर हम किसी भी महीने में पहली तारीख को जो बार देखेंगे वो मैक्सिमम टाइम आएगा, है ना। तो 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है तो 8 को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा, 22 को सोमवार होगा और 29 को सोमवार होगा। तो मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर कि यदि डियर को 8 10 2 36 से कूट किया जाता है तो ट्रैक को आप कैसे कूट करेंगे? तो ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, है ना। तो जो जो नंबर दिए गए उनको पर्टिकुलर अल्फाबेट के नीचे रख के देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो आपको भी यहाँ पर प्लेस वैल्यू, प्रत्येक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको एक बहुत शॉर्टकट है, इजॉटी। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, ओ की, टी की 20 हो जाएगी और इसकी 25, वाई की 25 हो जाएगी। ठीक है,
तो बाकी आप इनके बीच के जो अल्फाबेट है उनका प्लेस वैल्यू इजीली काउंट कर सकते हो। तो ये टर्म याद रख लेना एक्सोटिक। तो अगर हम देखें डी की 4 है, ई की 5 है, इसकी ए की 1 है, और अगर आर की बात करें तो 18 है। तो अगर आप इन नंबर्स को और इन नंबर्स को कंपेयर करोगे तो डबल है ना, हर एक नंबर डबल होगा, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो यही चीज आप किसके साथ अप्लाई करोगे, टी आर ए सी के साथ, है ना। टी का 20 है, आर का 18 है, ए का 1 है, सी का 3 है, के का 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप अगर यहाँ पर डबल करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 11 का 22, ठीक है। तो आपको ये आपके आंसर में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर देखें कि यदि 15 जनवरी 1990 को सोमवार था तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 जनवरी 1990, इंग्लिश मीडियम वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इतना बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, 15 जनवरी 1990 का डे यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब 1990 और 1990 में यहाँ पर देखें तो पूरा 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप है मतलब एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हम जब डिटेल में कैलेंडर का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सोमवार के साथ एक और ऐड करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार, है ना। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 20 जनवरी 1990, यानी 5 दिनों का गैप है। आप इजीली यहाँ पर 5 ऐड कर दीजिए और ये आपका जो आंसर आएगा ये रविवार आएगा, है ना। मंगलवार का कोड 2 होता है, 2 के साथ 5, 7, 7 रविवार, है ना। 7 या 0 रविवार के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखेंगे। अगर समर को रनर से कूट किया जाता है तो विंटर को कैसे कूट, तो कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समर लिखा है हमने, समर को किस तरीके से कोड करा, RUNNER। जो लॉजिक यहाँ फॉलो होगा वही लॉजिक हमें आगे भी फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर -1 हुआ है, RS, S से एक नीचे अल्फाबेट हमने देखा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इनमें कोई आपको संख्या यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो यही लॉजिक हम किस में फॉलो करेंगे, विंटर में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो V आ जाएगा, -1 यहाँ पर भी करेंगे तो V आ जाएगा। इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस करना है, ठीक है, +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी +1 हो जाएगा तो U आ जाएगा, इन्हें एज इट इज रखना है, सॉरी, ठीक है। तो VIOUER, VIOUER, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि F A का भाई है, C A की बेटी है, K F, तो ये भाई आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप चैप्टर भी नोट करते रहिएगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आप जो जिस जनरेशन में आपको उस जनरेशन में रखने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको मेल और फीमेल को अलग अलग सिंबल से डिनोट करना होगा। मैं यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ, मेल को ट्रायंगल से और फीमेल को सर्कल से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए F A का भाई है, तो F के बारे में बात हो रही है, F A का भाई है, तो सेम जनरेशन में होंगे। A का जेंडर अभी डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है। C A की बेटी है, A से एक जनरेशन नीचे आएगी, C A की बेटी है। K F की बहन है, ठीक है, K F की बहन है तो K फीमेल हो जाएगी। G C का भाई है तो G मेल हो जाएगा, ठीक है। तो G का चाचा मामा, तो आप यहाँ पर देखोगे तो जो A है ये या तो फादर या मदर हो सकते हैं, ठीक है,
किसके, सी और जी के। तो यहाँ पर देखिए या तो ये चाचा या मामा हो सकते हैं ना, तो किसका होगा, जी का चाचा कौन हो जाएगा, यहाँ पर एफ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर, इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, वो रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पर इसे सोच लेते हैं, बट ये रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में जो लॉजिक यहाँ पर फॉलो होगा इन दो नंबर्स के बीच में, वही लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना। तो इस 36 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज अगर मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूं तो 6 + 1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 49। तो आपके ऑप्शन में अगर है तो यही सही आंसर आपका हो जाएगा 49। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए समूह के शब्दों में वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न हो। तो आप अगर देखोगे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, मेटल्स है। ठीक है, जबकि ब्रास की अगर बात करें तो एलॉय है या फिर मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये बाकी सबसे अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a/3 = b/4 = c/7 तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसे थोड़ा मुश्किल समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए केवल जो उत्तराखंड यूकेपीएससी जो यहाँ पर एग्जाम करवाने वाला है उसमें जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का सेक्शन आएगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं किसी k के बराबर, मैं इसे रख देता हूँ कांस्टेंट के बराबर, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज हमारे पास निकल के आ जाएंगी। a = आ जाएगा 3k, b = आ जाएगा 4k और c = आ जाएगा 7k। ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पता चल गई। अब इसे हम यहाँ पर a + b + c/c में अगर रख के देखें तो 3k + 4k + 7k / 7k हो जाएगा। ये हो जाएगा 14k / 7k, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जिससे नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा होगा 16 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें 2⁴ कितना होता है 16, 3⁴5, हाँ 3⁵ कितना होगा 243, 1⁴6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5⁴ कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये 625 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर इसे देखें तो ×1, इसको अगर यहाँ पर देखें ×2, ×3, ×4, ×5, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखें अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ×6 करना पड़ेगा, है ना। तो 6 × 48 यानी 8 सेकंड डिजिट पर होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर से। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, आपको ऑप्शन भी देखना आना चाहिए। एग्जाम में हमारे पास बहुत कम समय होगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, तो लेफ्ट ये होता है राइट ये होता है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो ए बाएं से 10वें स्थान पर, मान लीजिए ए है, ये लेफ्ट से 10th पोजीशन पर है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर 10 हो जाएगी। तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर, बी की बात करें तो मान लीजिए बी ए है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, तो ये डिस्टेंस 9 हो जाएगी यहाँ पर। ये ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होगी भाई, है ना, ये यहाँ तक मान लीजिए बराबर रखना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाना है कि ए बाएं से 15वें स्थान पर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया। देखो डिस्टेंस टोटल तो यही रहेगी, पंक्ति तो यही रहेगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 9, ये तो 9 ही रहेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो
24 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहां से आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस यहां से आ जाएगी 24। और अगर कभी भी नंबर निकालना हो तो डिस्टेंस में से -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 23 ऑप्शन है। ये दूसरे फॉर्मूले से भी हो जाएगा। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, ये माइनस है, -1 है ना। तो लेफ्ट से पोजीशन 15, राइट से पोजीशन 9 -1, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखें, अगर कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है, तो इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। चलिए देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 138, और 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी ए बी का योग कुछ दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 131, है ना। तो ये वहां पर आप इसकी वैल्यू सीधा सीधा रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 138 प्लस 2 इंटू 131 400, ठीक है। ये किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू √400 हो जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा 20, है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो केवल ये बीच वाले में से हमें निकालना पड़ेगा। आप बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी। अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है ना, तो 1 2 3, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। यहां से यहां का सम कर लीजिए तो ये 6 हो जाएगा, यहां से यहां का सम कर लीजिए तो 3 हो जाएगा। आपको आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का एरिया आता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 6 गुणा गया 3 18, वही संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2, है ना। सम करोगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ सम करोगे तो 3। तो अगर एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 9, वही चीज यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी हो जाएंगे, तो 9 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये टिड्डी जो है ग्रासहॉपर या लोकस्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य आवाज से संबंधित होगा। आयोग ने इसे सही आंसर माना है। ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, उसी कार्य को बी 10 दिनों में एवं सी 30 दिनों में पूर्ण करता है। तो 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए किसी काम को 5 दिन में, बी 10 दिन में और सी 30 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो इसका एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा, और एलसीएम टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कुल मान लीजिए कुल काम कितना करना है, 30 करना है। कोई कार्य मान लीजिए इसे 30 कुर्सी बनानी है, 30 कुर्सी बनाने में ए 5 दिन लेता है, बी 10 दिन लेता है, यहाँ पर डे लिखे गए हैं, और सी 30 दिन ले लेता है। तो यहाँ से इसकी क्षमता, ए बी और सी की क्षमता यानी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। क्षमता निकलेगी, क्षमता के लिए क्या करना होता है, वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, जितने दिन वो लगा रहा है वही तो उसकी क्षमता होगी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 30/5 करेंगे तो इसकी क्षमता 6 आ जाएगी, यानी 6 कुर्सी बनाने की क्षमता एक दिन में। इसका देखा जाए तो ये 3 कुर्सियां बनाएगा और ये 1 कुर्सी बनाएगा। अब पूछा है कि तीनों एक साथ काम करेंगे, तो तीनों की क्षमताओं को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना है, 30 है, वो हमने निकाल लिया था। तो नंबर ऑफ डेज अगर निकालने होंगे तो डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन
एफिशिएंसी वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी आ गई कुल, ये यहाँ पर निकाला है 10, तो आंसर हो जाएगा 3। बहुत बेसिक है, मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में चीजें करनी है, समय बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संख्याओं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 है। अब इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा भाई, है ना, 1 + 1 + 1 आएगा, यानी 3 आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखें, अगर एक पिता ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, तो जन्म के समय वर्तमान आयु के बराबर था, मान लीजिए अभी की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें, तो मान लीजिए वर्तमान में जो बेटा है, पुत्र है, उसकी आयु x है, तो पिता की आयु 2x होगी भाई, बहुत सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, यदि पिता की वर्तमान आयु 38 है, यानी 2x = 38 हो जाएगा, तो x = ये पुत्र की आयु है, ये पिता की आयु है ना, तो ये 19 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व माइनस कर दीजिए 5, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 14 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो आपको सिंबल्स रिप्लेस करने, सब एग्जाम में क्या करना है आपको, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा गया है पूरी लिख लेना, या फिर पेपर में ही आप देख सकते हो। तो पहले मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया, ठीक है, यानी 40 + 12, प्लस की जगह हमें डिवीजन करना है ना, तो प्लस की जगह डिवीजन यानी 3, माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 6, और डिवाइड की जगह माइनस कर देना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है, बोर्ड मास का जो रूल है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 है ना, अब मल्टीप्लाई करोगे बाकी तो प्लस माइनस है, 24 यानी 40 + 24 - 60 यानी 64 - 60 यानी कितना आ जाएगा, 64 - 60, ठीक है, 6 × 4 = 24, हाँ, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा भाई। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, 3 × 12 = 24, ठीक है, आपने ये जोड़ दिया, -60 कर दिया, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें, ये कुछ इस तरीके से है, 3, 8, (46, 100, 210 एंड 432। 3 को हमने 8 में कन्वर्ट करना है अगर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, पहले तो 2 करके देखना, 2 से नहीं हो रहा है तो 4 करके देखें, तो 8 दूना 16 और 4 20 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 + 6, ठीक है, 20 दूना 40 और 46, ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन में सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, 7:35 किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। तो अगर आपको मिरर टाइम या दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि अगर इस तरीके से घंटे और मिनट में दिया गया है, तो 11:59 में से वो दिए गए समय को आप सीधा कितना दिया गया 7:35 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, तो आपके पास दे रखा है 4 सॉरी ये यहाँ पर 9:35 है, सॉरी 11:60 में से माइनस करेंगे ना, तभी तो टोटल टाइम 12 होगा। 11:60 में से माइनस करोगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, टोटल टाइम 12 रहेगा, अगर सिर्फ घंटे दिए गए हैं तो 12 में से माइनस करोगे, अगर घंटे और मिनट दिए हैं तो 11:60 में से घंटे मिनट और सेकंड दिए गए होंगे तो 11:59 60 में से आप इसे माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 4:25, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं, इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ी परस्पर
150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी, विपरीत दिशाओं में आ रही है ना। तो आपने रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। मान लीजिए ए है ये बी है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो अगर तो माइनस हो जाता है। सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें समय निकालना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आएगी। तो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखो गति कितनी है, 65 प्लस 55, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तो दोनों की स्पीड को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। चलिए तो देखो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 150 बटे 120 आएगा 5/4, ठीक है। ये आ जाएगा 5/4 आर। बट हमें आंसर जो है वो मिनट में दे रखा है, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 60 कर लीजिए, है ना। तो 15 75 मिनट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। लोहार निहाई, सीजल कहते हैं शायद, जो भी है, निहाई जिसके ऊपर रखकर लोहार काम करता है, यानी उसका औजार है। बढ़ई आरी से काम करता है, नाई कैंची से। बट सोनार गहने से काम, औजार नहीं है, ये फाइनल इसका प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। गाजर, आलू, चुकंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टमाटर यहाँ पर बिल्कुल अलग ऑप्शन हो जाएगा, कोई सॉल्व करवाने वाले क्वेश्चन नहीं है। पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है, ठीक है। तो आयु में अनुपात, वर्तमान में अनुपात 7:1 है, तो हम मान सकते हैं, माना। मैं वो मेथड बता रहा हूं जिससे हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, है ना। पिता की वर्तमान आयु इस अनुपात के हिसाब से 7x हो जाएगी, और पुत्र की आयु देखें, पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें तो वो 1 दिया गया है ना, यानी x हो जाएगी। 7 वर्ष बाद की बात करें तो दोनों की आयु में 7 ऐड कर सकते हो, यानी 7x + 7, ये 7 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी, और x + 7 ये पुत्र की आयु हो जाएगी। और इसका जो अनुपात होगा वो 5:1 होगा। बस आपको इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। तो ये हो जाएगा 7x + 7 = 5x + 35, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये 2x आ जाएगा, और इसे इधर लेके चले जाइए तो ये आ जाएगा 28, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो क्या पूछा गया है, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग। तो यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वर्तमान आयु निकाल लीजिए दोनों की, है ना। 7x थी, यानी 7 × 14 हो जाएगा, 7 × 14 यहाँ पर हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। पुत्र की आयु तो सिर्फ x थी, यानी 14 ही रहेगी। ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है, 112। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। ये वर्तमान आयु है भैया ना, वहां लिखा है जो वर्तमान आयु। चलिए आगे देखते हैं। 2x - 2 × 4 - x is less than 2x - 3 is less than 3x + 3। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप क्या कर लो, सीधा सीधा चारों ऑप्शन में से आप वैल्यू रखना स्टार्ट करो। पहले 5 रखो, फिर 4 रखो, फिर 3 रखो, फिर 2 रखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा। आपको रिलेशन पहचाना कौन सा नंबर यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू सही होने वाली है, जो इस रिलेशन को फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो 2 × 2 - 2 4 - 2, क्योंकि बाकी को रखोगे तो आपका रिलेशन फॉलो ही नहीं होने वाला है, ठीक है। बड़ी संख्या हो जाएगी 2 × 2 - 3 और 3 × 2 + 3, कुछ इस तरीके से। तो 4 - 4 में से 2 गया 2, 2 दूना 4, तो ये 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 इज लेस देन 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, इज लेस देन 3 दूना 6 और 3 9, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 4 सदस्यों ए, बी, सी तथा डी के एक परिवार में डी एक की दादी एवं बी की
माता है, जबकि सी बी की पत्नी है, तो सी का ए के साथ क्या संबंध है? ठीक है, तो ये एक परिवार के लोग हैं। डी ए की दादी एवं बी की माता है ना। तो यहाँ पर देखिए डी क्या है? दादी है। मैंने कहा अलग अलग सिंबल से डिनोट करो फीमेल और मेल को। डी ए की दादी है, तो ए कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी, और बी की माता है ना, तो ए और डी के बीच में बी होगी, तो बी की माता है। कुछ इस तरीके, जब बी पिता होगा ए का, है ना, तभी तो डी माता होगी बी की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सी बी की पत्नी है, तो सी बी की पत्नी है मतलब इनके बीच में पति पत्नी का रिलेशन है, बी सी के बीच में। सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का ए से क्या संबंध है? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? मदर का रिलेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। -1 श्रेणी सीरीज दे रखी है, -1 0 3 8। तो आप इसे करके देखिए, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, यहाँ पर +1 ऐड कर लीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर +3 ऐड कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर +5 ऐड कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर +7 करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पर मिल गया, 1 3 5 और 7। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन तब मुश्किल हो जाता जब यहाँ पर अभाज्य संख्याओं वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आता, तो यहाँ पर 1 ना होकर सीधा 2 पूछ लेते, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर थोड़ा आपको पढ़ना है। एक निश्चित कोड भाषा में 123 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है ना, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। इसका कोड क्या है? 1 2 3, ठीक है। 365 का कोड क्या है? वेरी हॉट डे। तो इन दोनों में कोई सेम है वर्ड, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो हॉट हॉट क्या है? सेम है। इनमें भी एक नंबर सेम है, 3 3 सेम है, यानी तो चीजें यहां पर लिख देंगे। हॉट के लिए कौन सा नंबर है यहाँ पर? 3, ठीक है। आगे देखते हैं 589। अगर हम 589 की बात करें तो 589 के लिए डे एंड नाइट यहां पर लिखा गया है, डे एंड नाइट, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कोई कॉमन है, डे कॉमन है, यहाँ पर भी डे कॉमन है, तो ऐसे यहाँ पर भी कोई नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डे के लिए कौन सा कोड है? 5 है, ठीक है। और इसके बाद भी और कुछ दे रखा है, तो कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है? वेरी को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा है ना, आपको 6 पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 तो किसके लिए हो गया? डे के लिए, है ना। वेरी कहाँ पर लिखा है? वेरी ये है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें पता है, हॉट भी पता है, डे भी पता है, तो बचा क्या? वेरी, है ना। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम बनाएगा? तो अगर हम इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले सदस्य की बात करते हैं, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा। मैं यहाँ पर 1 2 3 करके लिख रहा हूँ, है ना। पहले नंबर पर ये आ जाएगा। सदस्य के बाद अगर हम बात करें तो परिवार की बात होती है, ठीक है। सदस्य के बाद क्या होगी? परिवार की बात होगी, फैमिली। फैमिली के बाद कम्युनिटी की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे, उसके बाद मोहल्ले की बात करेंगे, फिर राष्ट्र की बात करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले में 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर ये 5, है ना। यानी आपका ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें गलती करने का चांस नहीं बनता। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था, यानी यहाँ पर दिया गया है कि 15 अगस्त 1988 को अगर बुधवार है, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? यानी 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना, ठीक है। अगर हम गैप की बात करें तो 1 साल का गैप है,
तो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। देखो अगस्त से अगस्त तक जाना है, फरवरी के बारे में यहाँ पर कोई सी भी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी फरवरी काउंट ना हो, ठीक है, तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या कर लोगे, 1 साल का गैप है तो 1 ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, है ना। तो थर्सडे आ गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शब्द के उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जाता है। आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जो अल्फाबेट इसमें सम्मिलित नहीं होगा, अगर उससे संबंधित कोई शब्द है यहाँ पर, तो वो नहीं बनाया जा सकता है। मान लीजिए कांस्टेंट की बात करें तो CONS, T भी है, A भी है, N भी है और फिर से T भी है ना, तो ये भी है। नेशन की बात करें तो 2N है, A भी है, T भी है, I भी है और O भी है। सल्यूट की बात करें तो S भी है, यहाँ पर A भी है, L भी है, U भी है, T भी है, जबकि E यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है, ठीक है। अंग्रेजी में भी पढ़ लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। राजू इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ रामू, रामू के बाएं से 9वां है। तो राजू देख लीजिए भाई, राजू को बना लेते हैं ना। राजू यहाँ पर है, ये मान लीजिए ये राजू है, ये बाएं से, ये लेफ्ट हैंड है, बाएं से 8वां है, तो बाएं से 8वें स्थान पर है, एवं रामू के बाएं से 9वां है, तो रामू कहीं फिर दाएं साइड होगा इसके, है ना। तो ये मान लीजिए ये रामू है, रामू के बाएं से 9वां है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 9 हो जाएगी, जो कि दाएं से 5वां है। ये जो रामू है ये दाएं से, ये राइट हैंड है, दाएं से 5वां है, ठीक है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, 9 और 8 17 और 5 22, टोटल डिस्टेंस 22, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 22। ये तरीका मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना, कभी इस पर मैं क्लास बना लूंगा। तो टोटल डिस्टेंस 22 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 22 - 1 यानी 21, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2। सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, जो स्टार्टिंग में जो आपको रेशियो दे रखा है, सीधा संख्याएं मान लीजिए, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक तो 2x हो जाएगा और एक 5x हो जाएगा, तो इनका भी रेशियो 2:5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, यानी 2x + 16 डिवाइडेड बाई 5x + 16, तो ये रेशियो 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, है ना, जोड़ने घटाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, है ना। तो ये इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x + 32 = 5x + 16। 4 को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। What are these numbers? तो these numbers क्या हो जाएंगे, नंबर्स तो ये थे भाई एक्चुअल में हमारे पास, तो 2 गुणा गया 16 कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर 5 गुणा गया 16 यानी 16 × 5 = 80, है ना, 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 × 5 = 80, तो ये आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे 32 और 80, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 × 3 या 2 * 3 10 के बराबर दे रखा है, 7 * 2 63 के बराबर दे रखा है, ठीक है। आगे देखें तो 6 * 5 66 के बराबर, 8 * 4 96 के बराबर, तो 9 * 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 दूना 6, 7 दूना 14, कोई चांस ही नहीं है, ये लॉजिक तो नहीं लगेगा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम कुछ देखें, मान लीजिए इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, ठीक है ना। तो a² + a × b करके देखें, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा गया 3,
तो 2 का स्क्वायर 4 + 6 10, यहाँ तक तो ठीक है, यानी ये सही है। यहाँ पर भी अप्लाई करके देखें अगर, तो 7 का स्क्वायर + 7 × 2 यानी 49 + 14, अगर हम देखें तो 63। ठीक है, ये लॉजिक लग जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, 9 का स्क्वायर करना है ना। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस a × b करना था, यानी 9 × 7 = 63, तो 9 × 7 63, ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा ये 144। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दी गई तालिका में लुप्त मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25, 81, 49, 25, 144, 60, 144, 225, 289। तो यहाँ पर तो कुछ चीजें हमें साफ साफ नजर आ रही हैं भाई। ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए 12 × 5 = 60, ये 60 कैसा है 12 × 5, ये 135 कैसा है 9 × 15, 15 × 135, तो ऐसे 17 × 7 यहाँ पर कर देंगे, है ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 17 × 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 119। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति, ठीक है, स्पीड निकाल लीजिए पहले। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो खंबे को पार कर रही है, तो बाकी खंबे की कोई अपनी डिस्टेंस नहीं मानी जाती है यहाँ पर, यानी चौड़ाई कुछ मानी नहीं जाती है रेल के कंपैरिजन में, इसलिए डिस्टेंस जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसे ही मान लेंगे। तो 480 मीटर में निकाल रहे हैं अभी, है ना, मीटर/सेकंड 32, ये हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 मीटर/सेकंड। बट अगर हम आंसर को गौर से देखें तो यहाँ पर km/h में दिया गया है ना, तो इसी वजह से क्वेश्चन, अगर हमें km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 1000/3600। ठीक है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी का उल्टा अगर हमें मीटर/सेकंड को km/h में, यहाँ पर हमने मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करा, km/h में करना पड़े तो इसका उल्टा कर दीजिए, है ना, सीधा सीधा। आप सीधा ध्यान रखिए, 18/5 से आपको क्या कर देना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये km/h में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है चीजों को। तो यहाँ पर 15 मीटर/सेकंड है, इसे km/h में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 54 km/h। तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में Q के स्थान पर क्या आएगा, 6 और 2 8। ठीक है, 8 और 9 17। अच्छा, ये ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आपको देखना है, ऑल्टरनेट सीरीज के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर 6 11, 11 और 6 17, 17 और 11 28, 28 और 11 39, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, है ना, का मान क्या होगा। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है भाई, है ना। इसमें प्रॉब्लम होगी कुछ बच्चों को, शायद होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 0.0001 हो जाएगा और ये 0.01 है, बाद में 00 लगा लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 7
7:15 पर एक घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच। तो घड़ी की घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच के कोण का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, 30h - 11/2m। ठीक है, तो h की जगह h रख दीजिए, यानी 7 रख दीजिए। 30 × 7 - 11/2, m की जगह 15 रख दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 7.5। ये मॉड इसलिए लगाया है, ताकि माइनस में अगर वैल्यू आए तो प्लस में, क्योंकि एंगल यहाँ पर माइनस में नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए तो ये 210 हो जाएगा, 82.5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 0.5, तो अगर हम देखें तो 10 में से यहाँ पर 0.0 लगा लीजिए। ठीक है, 127.5 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिए भाई, है ना, 1 से 50 के बीच की अगर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के बारे में अगर बात करें तो 15 होती है, और 1 से 100 के बीच में 25 होती है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, प्राइम नंबर होता क्या है, जिनके 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, 2 गुणनखंड हो। ठीक है, वह क्या होती है, केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड नहीं, केवल 2 गुणनखंड, ओनली 2 फैक्टर्स हों जिसके। ठीक है, चलिए ये डिटेल में देखेंगे कभी। चलिए, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलता है। मान लीजिए कोई बिंदु यह है, यहाँ से 5 मीटर पूर्व की तरफ चला। डायरेक्शन मार्क करना जरूरी है। ठीक है, जहां से स्टार्ट करते हो 10 मीटर अपने दाएं चलता है। ठीक है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 5 है, ये 10 हो गया। जब फेस आपका पूर्व की तरफ है तो जो राइट होगा, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ठीक है, कहीं पर भी आप ध्यान रखिए इस चीज को, तो 10 मीटर दाएं चलता है। इसके बाद वह लगातार अपने बाएं तरफ मुड़कर 10 बाएं, अगर फेस साउथ में तो बायां कहाँ होगा, पूर्व की तरफ। तो 10, 5 और 10, ठीक है, लगातार चलता है। तो 10, तो इसके बाद 10, फिर आप ध्यान रखना भाई, है ना, 10, 5 और 10। तो फिगर आपका सही होना चाहिए। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये इसको छोटा होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सही से बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए कि 5 मीटर पूर्व की तरफ चला, 5 मीटर पूर्व की तरफ, फिर अपने दाएं मुड़ा तो 10 मीटर चला, फिर बाईं ओर लगातार 5, और फिर इसके बाद फिर से बाएं आएगा तो फिर से 10 मीटर। तो इस तरीके से ये 5 है, ये 10। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10। चलिए, अब क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है भाई, है ना, प्रारंभिक बिंदु तो ये है। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर हम देखें तो प्रारंभिक बिंदु से ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, जिसमें ये तो 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 10 थी, ये 5 थी, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 ये हो गया, ये भी 5 है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। मान लीजिए x, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो x² = 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25, है ना, 25 को कॉमन ले लीजिए और 25 गुणा 2 वाली बात हो जाएगी, है ना। तो x = √25 × 2 हो जाएगा, यानी 5√2 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रेणी 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद क्या होगा। 8 और 5 13। अगर हम यहाँ पर देखें 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 9 29 + 11, और आगे अगर देखेंगे तो +13, है ना, तो 53, सॉरी 53। तो 53 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 40 के साथ आपको 40 के साथ आपको 13 ऐड करना है, तो ये 53 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वो कुछ आसान क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे भाई। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ही सर्किल है, यहाँ पर भी एक ही सर्किल है, यहाँ पर भी एक ही सर्किल है। बट जैसे ही आप
फोर्थ वाली आकृति को देखोगे यहाँ पर 2 सर्किल हो गए, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। तो यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, चौथी आकृति भिन्न हो जाएगी। चलिए a डॉट b इज इक्वल टू 16, b डॉट c इज इक्वल टू 24, a डॉट c इज इक्वल टू 6, तब a डॉट b डॉट c का मान, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखी है वैल्यू, a डॉट b इज इक्वल टू 16, b डॉट c इज इक्वल टू 24, a डॉट c इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे अगर, तो a डॉट b डिवाइडेड बाय b डॉट c, है ना। तो ये b से b कट जाएगा, यानी a बाई c आ जाएगा, यानी a बाई c आ जाएगा मतलब 16/24, यही तो होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 2/3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, यहां पर देख लेते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय, अगर थर्ड की बात करें, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, b डॉट c डिवाइडेड बाय a डॉट c, यहां से c की वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा, b बाई a बचेगा, b बाई a। अब इसको रख लीजिए 24 और 6, है ना। तो सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पर 4/1, ठीक है। बट यहाँ से हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर देखें तो ये 2 है, और यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो 1 है, तो इसे दुगना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डबल कर देंगे अगर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/2 हो जाएगा। तो अब ठीक है, a की वैल्यू वहां पर देखो, इन दोनों को कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है भाई। इसको अगर चेक करेंगे और इसको अगर चेक करेंगे इतनी सी वैल्यू को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी a की वैल्यू 2 है, यहाँ भी a की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, 8 आ गई, यहाँ b का कोई लेना देना नहीं है, c की वैल्यू 3 है। तो हमें क्या निकालना है, तो इस तरीके से हमें a b c की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हमें क्या पता चला, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, यहाँ से तो हमें ये पता चल गया। और यहाँ पर देखें, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से अगर हम देखें, थोड़ा अलग कलर से देख ले रहे हैं, यहाँ से हमें पता चला a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। हमें निकालना क्या था, a डॉट b डॉट c, यानी मल्टीप्लीकेशन, है ना, a इंटू b इंटू c, यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई 8 हो गई, और c की वैल्यू 3। 8 क्या, 24 दूना 48, 48 आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। राम इज इक्वल टू 416, श्याम इज इक्वल टू 981716, तो माया की वैल्यू बतानी। अब यहाँ पर देखिए, राम को लिखा 416, SHAYAM, गलती मत कर देना, श्याम मत कर देना, है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 981716, इन दोनों में ये चेक करो कि m के लिए वही नंबर नीचे लिखा है जो ऊपर लिखा गया है, तो चेक करोगे तो हमें वही मिलेगा, m के लिए भी और 1 के लिए भी, है ना। तो कोडिंग हो जाएगी, है ना, माया MAYA। तो m के लिए चेक करो, m के लिए क्या हो जाएगा 6, a के लिए 1 हो जाएगा, y के लिए 7 हो जाएगा, a के लिए 1 हो जाएगा, यानी 6171। सिंपल क्वेश्चन है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए, और 10 दोनों में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन C। NA यूनियन B का मतलब टोटल कितने हैं A और B में, है ना, वही पूछा है, कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए,
ठीक है। तो एन ए की वैल्यू, ए मतलब मैंने माना ए, भौतिक विज्ञान को ए मान लिया, सॉरी गणित को ए मान लिया, भौतिक विज्ञान को मैंने यहां पर बी मान लिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोनों में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बी। अब अगर हम यहां पर देखें तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15, एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये 35 माइनस 10 यानी 25। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, सीधा आप फिगर बना लीजिए कि पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहां से वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहां पर देखोगे अगर आप, अगर मैं बात करूं प्रारंभिक स्थान की, तो प्रारंभिक स्थान कुछ ये था, यहां से यहां तक की दूरी हमें, यहां से यहां तक की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए इसे x है, तो इसके लिए हमें ट्रायंगल पूरा करना होगा, ये 2 था तो ये भी 2 होगा, और ये टोटल डिस्टेंस की अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1, ये 3 हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू 9 है और यहां तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा यहां तक 4। तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इस x की वैल्यू निकालनी है। सेम पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेनी है, तो x² = 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, तो x² इतना आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, आएगी 5 आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। ये जिस तरीके से मुझे एग्जाम में करना होता मैंने वो आप लोगों को तरीका बताया है। और आपको दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये टाइमिंग आपको नोट करनी है ना। मान लीजिए आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो कितने मिनट में ये वीडियो बनी है, मान लीजिए एग्जाम में इससे थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट पहले ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके चीजें बतानी पड़ी, आपका इससे पहले भी होना चाहिए, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होना चाहिए। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इसमें कोई समस्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अगर किसी को डाउट है कोई, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। पूरा कोर्स हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे ऑनलाइन माध्यम से। बाकी चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना सीखना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, टाइम पीरियड बहुत कम होता है, किस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको आगामी आने वाले एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ में आएगा, तब जाकर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मैसेज कीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी समस्या हो हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी समस्याओं का निदान अवश्य करेंगे, ठीक है। जल्दी नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।